शुभ संध्या सभी को। आप सभी का आईएफपीएच के दैनिक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी वेबिनार में स्वागत है। हमारे आज के मेहमान और वक्ता हैं डॉक्टर रोहित गुप्ता, जो आईसीएमआर वैज्ञानिक और जीसी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के व्याख्याता हैं। उन्होंने एलन की कीनोट्स, मटीरिया मेडिका और रिपर्टरी के संशोधित और उत्तरण संस्करण लिखे हैं, जो होम्योपैथी के दृष्टिकोण पर विश्व का पहला हैनिमेनियन रिपर्टरी भी है। हम आपका स्वागत करते हैं सर। ओवर टू यू नाउ। थैंक यू सो मच मैम, और थैंक यू सो मच डॉक्टर सानी सर। आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया इसके लिए। और आज का जो टॉपिक है, मैं अपना स्लाइड शेयर कर दे रहा हूँ। डेसिमल स्केल, द फर्स्ट स्केल ऑफ होम्योपैथी। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों मैं इस टॉपिक पे गया और इस पे मैंने काम किया। एक्चुअली मैं इस टॉपिक पे काम पिछले 8-9 महीने से कर रहा हूँ, और काम कंप्लीट हो चुका है अभी जाके मेरा। और ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस की कि जो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हैं उनमें तो वैसे ही बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी है, बट जो लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास अच्छे नंबर ऑफ पेशेंट हैं, अच्छा वो रिजल्ट दे रहे हैं। वहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस की कि जो डॉक्टर्स सारे स्केल यूज कर रहे हैं, सारे स्केल्स इन द सेंस सेंटेसिमल, फिफ्टीसिमल, डेसिमल सब कुछ यूज कर रहे हैं, उनका रिजल्ट नंबर ऑफ पेशेंट और नंबर ऑफ क्योर में या फिर बेटर रिजल्ट में इन कंपेरिजन उनसे ज्यादा अच्छा है जो सिर्फ एक स्केल पे काम कर रहे हैं। और ये चीज मैंने यूपी में आने के बाद ज्यादा नोटिस की। फिर मुझे लगा कि कहीं ना कुछ तो रीजन है इसके पीछे, और सबके अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन सही आंसर इसका क्या है ये तो ढूंढने से ही पता चलेगा। तो चूंकि मैं ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में ही मेरा सब्जेक्ट भी है, तो मुझे लगा कि नहीं, अगर इसकी ये ऑथेंटिक है डेसिमल स्केल और इसका यूज, तब तो इसको ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन या हनीमैन के कहीं ना कहीं काम में इसका होना कंपलसरी होना चाहिए। तो मैंने इसको ढूंढा, फिर इस पे काफी रिसर्च की, और रिसर्च करके फिर मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। क्योंकि ये अभी तक होम्योपैथी में एक बहुत बड़ी आ, गलत धारणा चली आ रही थी कि मदर टिंचर और ट्राइचुरेशन का इस्तेमाल होम्योपैथी के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, ये गलत है। तो आज हम ये देखेंगे कि ये सही है या गलत है, और क्यों मैं इसको फर्स्ट स्केल ऑफ होम्योपैथी यहाँ पे कह रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, जैसा कि मैं पिछले वेबिनार में भी इसके बारे में बताया था, लेकिन वहां पे मैंने द टेक्स्ट बुक ऑफ फर्स्ट रियल होम्योपैथिक मेथड इज नॉट अ फिलोसफी बताया था, यानी उसे मेडिकल प्रैक्टिस के पर्सपेक्टिव से बताया था। और आज मैं इसको रिसर्च के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा। दोनों चीज अलग अलग हैं, और इसका आंसर इसके ही वर्ड्स के डिफिनेशन में छिपा हुआ है। जो हम लोग कॉलेज में पास करने के लिए किताबें पढ़ते हैं, वहाँ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की डिफिनेशन दी हुई है, वो गलत है। अगर आप जो वर्ल्ड वाइड रेपुटेड जो डिक्शनरीज हैं उनकी डिफिनेशन को फॉलो करेंगे, तब आपको ये डिफिनेशन मिलेगी जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऑर्गेनल का मतलब है an instrument or tool for acquiring knowledge based on a scientific research, analysis, observation, discussion and conclusion। यानी ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या टूल है, एक ऐसा माध्यम है जो हम नॉलेज एक्वायर करने के लिए यूज करते हैं। वो किसके ऊपर आधारित है? साइंटिफिक रिसर्च, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। ये वो टर्म्स हैं जो कि रिसर्च में यूज होते हैं। और ये यहाँ पे मैंने इसको ऐड ऑन क्यों किया है वो मैं अभी आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद मेडिसिन की डिफिनेशन क्या है? साइंस ऑफ द प्रैक्टिस फॉर प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग इलनेस, जो कवर करता है डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, पैलिएशन एंड प्रमोशन ऑफ द हेल्थ को।
So it is the manual for research and medical practice of the true materia medica. ये रिसर्च और मेडिकल प्रैक्टिस का जो मटेरियल मेडिका का है उसका मैनुअल है। मैनुअल का मतलब भी शायद कुछ लोगों को क्लियर ना हो, मैं बता देना चाहता हूँ। मैनुअल, आप कोई एक्सपेंसिव कोई सामान खरीदते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, कोई गैजेट, कोई व्हीकल, कोई वेपन, कुछ भी, तो इसमें एक छोटी सी किताब बुकलेट दी जाती है जिसमें उस सामान को यूज करने के तरीके बताए जाते हैं कि कैसे उसको यूज करना है और कैसे नहीं करना है, ताकि वो लंबे समय तक चले। क्योंकि बहुत लोग, मेजोरिटी ऑफ पीपल उसको पढ़ते ही नहीं है, उसको इग्नोर कर देते हैं, जिसके वजह से आप ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है कि लोगों के सामान जल्दी खराब हो जाते हैं। जबकि उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर एक बुकलेट, हर एक सामान के लिए कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें। तो किसी चीज को समझने के लिए उसको समय देना होता है। तो जब तक आप उसको समय देके पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप उसको लंबे समय तक यूज भी नहीं कर पाएंगे। अब मैं इसको आपको एविडेंस के साथ शो करूंगा कि कैसे होम्योपैथी, जो ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन है, ये फिलॉसफी नहीं है, ये एक रिसर्च का वर्क है, और ये इसकी बुक में ही मेंशन है। तो पहला यहाँ पे मैं आपको एविडेंस शो करूंगा, जो सैमुअल हनीमैन का फर्स्ट एडिशन का प्रीफेज है। इसमें थर्ड पैराग्राफ जहाँ पे मैंने एरो दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। मैं इसको रीड कर रहा हूँ और एक्सप्लेन करूंगा। इन दिस इन्वेस्टिगेशन आई फाउंड द वे टू द ट्रुथ। इस जांच पड़ताल में मैंने एक सच का रास्ता पाया, बट आई हैड टू ट्रेड इट एलोन। लेकिन मुझे इस पे अकेले चलना पड़ा। वेरी फार फ्रॉम द कॉमन हाईवे ऑफ मेडिकल रूटीन। बहुत दूर तक, जो कि कॉमन मेडिकल प्रैक्टिस की रूटीन है, उससे अलग हटकर। द फर्दर आई एडवांस फ्रॉम ट्रूथ टू ट्रूथ, जिसकी वजह से मैं धीरे धीरे एक सच से दूसरे सच तक पहुंचा, आगे बढ़ा। द मोर माई कंक्लूजन्स, none of which I accepted unless confirmed by experience, led me away from old edifice। जो कि पुरानी धारणाओं से मुझे दूर ले गया, एक कंक्लूजन पे पहुंचाया, जो कि कैसे कंफर्म हुआ, बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद। विच बीइंग बिल्ट ऑफ ओपिनियंस वाज ओनली मेंटेन्ड बाय ओपिनियंस, यानी वो पुरानी धारणा है जो कि सिर्फ ओपिनियन, हाइपोथेसिस या फिलॉसफी उसको कह सकते हैं, एक के ऊपर चल रही थी उस समय। तो उसके बाद जो एक सिंगल लाइन है, अंडरलाइन, द रिजल्ट्स ऑफ माय कन्विक्शंस आर सेट फोर्थ इन दिस बुक। यानी यहाँ पे मैं अपनी सारी खोजबीन के बाद इसका रिजल्ट मैं आपके साथ इस बुक में, इस किताब में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज किया गया है उसमें कहीं पे भी ये नहीं दिख रहा है कि हाइपोथेसिस फिलोसफिकल ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन के कंटेक्स्ट में है। यहाँ पे पूरी एक्सपीरियंस खोजबीन के कंटेक्स्ट में इसको बताया गया है। अब ये दूसरा मैं आपके साथ एविडेंस शो कर रहा हूँ। ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में फिफ्थ एडिशन का इंट्रोडक्शन, जो कि डॉक्टर हैनीमैन ने लिखा है, इसका एक पैरा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे भी इस ये क्लियर हो जाएगा इसका आंसर। विदाउट दिस पैरेजिंग, द सर्विसेज which many physicians have rendered to the sciences auxiliary to medicine। इसका मतलब है कि जो बहुत सारे डॉक्टरों ने विज्ञान में जो चीजें दी हैं और मेडिसिन में जो सप्लीमेंटेशन दिया है, उनको नजरअंदाज किए बिना, टू नेचुरल फिलोसफी एंड केमिस्ट्री, यानी प्राकृतिक दर्शन और रसायन विज्ञान को भी नजरअंदाज किए बिना। देखिए यहाँ पे नेचुरल फिलोसफी वर्ड यूज हुआ है, फिलोसफी वर्ड यूज नहीं हुआ है। फिर उसके बाद टू नेचुरल हिस्ट्री इन इट्स वेरियस ब्रांचेज, यानी नेचुरल हिस्ट्री की जो बहुत सारी ब्रांचेज हैं उनके बारे में। एंड टू दैट ऑफ मैन इन पर्टिकुलर, और इंसान से संबंधित जो पर्टिकुलर हैं, टू एंथ्रोपोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी एटसेट्रा। इन सारी चीजों को बता रहे हैं, इनको नजरअंदाज किए बिना। आई शैल ऑक्युपाई माई सेल्फ हेयर विद द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ मेडिसिन ओनली, विद द हीलिंग आर्ट इटसेल्फ। यहाँ पे मैं अपने आप को सिर्फ मेडिसिन के प्रैक्टिकल पार्ट से पूरी तरह से भरपूर महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कंप्लीट
हो रहा हूं, जो कि सिर्फ हीलिंग आर्ट, जो खुद में एक हीलिंग आर्ट है, in order to show how it is that diseases have hitherto been so imperfectly treated। किस तरीके से अब तक बीमारियों का इलाज गलत तरीके से हो रहा था। For beneath my notice is that mechanical routine of treating precious human life according to the prescription manuals। यानी अभी तक जो इस तरह का इलाज हो रहा था, जो मेरे जानकारी में था, जो कि प्रेस्क्रिप्शन मैनुअल से रिलेटेड था, इंसानों का इलाज, यानी उस समय कोई साइंटिफिक डेटा या रिसर्च की बात नहीं होती थी जब ये ऑर्गेनल लिखी गई थी और ये सारे रिसर्च वर्क किए गए थे डॉक्टर हनीमैन के द्वारा, ड्रग प्रूविंग वगैरह की गई थी। उस समय क्या होता था, जो जैसे आपने ब्लड लीटिंग के बारे में सुना होगा कि जोक से खून निकाला जाता था, तो ये सब जो प्रेस्क्रिप्शन मैनुअल तरीके के होते थे उस समय, मेडिसिनल तरीके के, साइंटिफिकली नहीं होते थे। टू कंटिन्यूअल पब्लिकेशन ऑफ विच शोज अलास हाउ फ्रिक्वेंटली दे आर स्टिल यूज, जो कि पब्लिक पब्लिश भी होते थे और फ्रिक्वेंटली यूज भी होते थे। I pass it by unnoticed as a despicable practice of the lowest class of ordinary practitioners। मैं इस तरह के लो क्लास के जो साधारण चिकित्सक हैं उनको बाईपास करके, उनको बिना पता चले मैं आगे यहाँ आ गया। आई स्पीक मियरली ऑफ द मेडिकल आर्ट एज हिदर टू प्रैक्टिस्ड, और अब मैं उस मेडिकल प्रैक्टिस की आर्ट के बारे में बात कर रहा हूँ जिसको प्रैक्टिस किया जा सकता है। विच प्लमिंग इटसेल्फ ऑन इट्स एंटिक्विटी, जो कि खुद में एक प्राचीन काल के जानकारी के ऊपर निर्धारित है, एंड इमेजिन्स इटसेल्फ टू पोजेस अ साइंटिफिक कैरेक्टर, जो कि उसके साइंटिफिक कैरेक्टर को खुद एक्सप्रेस करता है, फॉलो करता है। तो आप यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में देख सकते हैं, कहीं पे भी डॉक्टर हनीमैन ने इस जो कंटेक्स्ट यूज किया है ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन के लिए, उसमें कहीं पे भी ये नहीं मेंशन किया है कि ये फिलॉसफी से रिलेटेड पार्ट है, बल्कि फिलॉसफी से हटके ही ये बताने की कोशिश की है। दूसरी चीज, आप ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन को फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक पढ़ डालिए, कहीं पे भी फिलॉसफी वर्ड डॉक्टर हनीमैन ने ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन के लिए मेंशन नहीं किया है। आपको सिर्फ फिफ्थ एडिशन तक तो कहीं नहीं मिलेगा, सिक्स एडिशन जो कि विलियम बोरिक ने ट्रांसलेट किया था, उनके प्रीफेज में खाली फिलोसफी वर्ड ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन के बारे में लिखा गया है। यही वजह है कि सिक्स एडिशन एलोन नहीं पढ़ना चाहिए, जब भी पढ़ना चाहिए फिफ्थ एंड सिक्स एडिशन पढ़ना चाहिए, क्योंकि सिक्स एडिशन पॉस्थुमस एडिशन है, डॉक्टर हनीमैन के मरने के 10 साल बाद पब्लिश हुआ था। उसमें इस तरह के जो भी चेंजेस किए गए वो रिलायबल कितने हैं, ऑथेंटिक कितने हैं, ये किसी को नहीं पता, और ये थर्ड पर्सन द्वारा किए गए हैं। जबकि फिफ्थ एडिशन तक डॉक्टर हनीमैन खुद चिंता थे और पब्लिश होने से पहले उसको रेक्टिफाई किए थे, कंफर्म किए थे, पब्लिश होने के बाद उन्होंने उसको चेक किया था। तो जब भी, इसीलिए अभी तक किताबें चल रही थी, फिफ्थ एंड सिक्स एडिशन का कंजॉइंट एडिशन ही चल रहा था। अब अगर हम ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन के का जो स्ट्रक्चर है उसको समझें, तो अगर लास्ट वेबिनार आपने देखा हो तो वहां पे मैंने उसको मेडिकल प्रैक्टिस या फिर एकेडमिक के पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन किया था। आज मैं रिसर्च के पर्सपेक्टिव से इसको एक्सप्लेन करूंगा। जो लोग रिसर्च लाइन में जुड़े होंगे या फिर जो थीसिस लिखे होंगे एमडी की, उनको पता होगा कि रिसर्च में कौन कौन से टॉप पॉइंट्स कवर होते हैं। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं, 8 पॉइंट्स जो कि ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में कवर होते हैं। और आप ये आज देखेंगे कि किस खूबसूरती के साथ 200 साल पहले डॉक्टर हनीमैन ने ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन को इस तरीके से लिखा कि आज भी वो उसी सीक्वेंस में उस सारे पॉइंट्स को ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन की बुक फॉलो कर रही है। कैसे, अब ये देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा एफोरिज्म शुरू होने से पहले, जो कि इंट्रोडक्शन को फॉलो कर रहा है। फिर उसके बाद जहां से एफोरिज्म शुरू होता है वहां पे एम एंड ऑब्जेक्टिव एफोरिज्म 1 से 4 तक फॉलो कर रहा है, यानी एक फिजिशियन और उसका क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, वो बताया गया है। फिर उसके बाद एफोरिज्म 5 से 104 तक आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर मिलेगा, जो किस पे आधारित है, मेट्रिया मेडिका प्यूरा, द क्रॉनिक डिजीज, लेसर राइटिंग ऑफ सैमुअल हनीमैन। ये सारे जो उनके वर्क हैं उसका जो कंक्लूजन है, जो उसका एक्सप्रेशन है विद रिफरेंस, यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर उसके बाद
एफोर्जम 105 से 145 तक मटेरियल्स एंड मेथोडोलॉजी, यानी ड्रग प्रूविंग के बारे में यहाँ पे आपको मिलेगी जानकारी। फिर ड्रग प्रूविंग से जो चीज निकल के आई, फिफ्थ नंबर एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन में आपको मिलेगा एफोर्जम 146 से 194 में, कि ड्रग प्रूविंग से हमको क्या पता चला, कौन सा मेथड हमको फॉलो करना है और क्या क्या स्टेकिंग करनी है, ये सारी चीजें यहाँ पे मिलेगी एनालिसिस ऑब्जर्वेशन में। फिर डिस्कशन में फॉर 195 से 263 में जो कॉम्प्लिकेटेड केसेज हैं उनको डिस्कस किया गया है कि उनके ट्रीटमेंट में कैसे अप्रोच लेना है। और कंक्लूजन 264 से 291 में फिर ये बताया गया है कि हमको मेडिसिन को कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि लास्ट पार्ट तो यही बचा कि मेडिसिन को प्रिपेयर कैसे करेंगे, डिस्पेंस कैसे करेंगे, देंगे कैसे। और एट द एंड बिब्लियोग्राफी, जो फिफ्थ एडिशन में अपेंडिक्स के रूप में आपको मिलेगा, जहां पे सारा इवोल्यूशन हिस्ट्री और उसके रेफरेंसेस मिलेंगे। और अगर पूरी ऑर्गेनाइज ऑफ मेडिसिन के का जो कॉन्सेप्ट है ट्रीटमेंट का, उसको हम एक स्लाइड में यहाँ पे अगर उसको कंक्लूड करें, तो दो तरीके डॉक्टर हनीमैन ने बताए हैं ट्रीटमेंट करने के। एक है टू रिमूव और डिस्ट्रॉय द एक्साइटिंग और फंडामेंटल कॉज ऑफ द डिजीज, जिसे टोलेकॉजम उन्होंने कहा है। और टोलेकॉजम का रिफरेंस आपको एफोर्जम 5 और बाद में भी कई सारे एफोर्जम में मिलेगा अलग अलग रूप में। जबकि रिमूव बाय मेडिसिन विच प्रोड्यूस्ड एन अपोजिट कंडीशन, यानी सीसेट इफेक्टिव सीसेट कॉज के बारे में उन्होंने इंट्रोडक्शन में ही बोला है। कहीं आपको आगे एफोरिज्म में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। उन्होंने फोकस मेनली एक्साइटिंग फंडामेंटल कॉज यानी टोलेकॉजम पे ही किया है, और ये सिर्फ एक होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी से ही फॉलो हो सकता है, जो कि उनके मेथोडोलॉजी कीनोट्स कैरेक्टरिस्टिक साइन और सिम्टम को फॉलो करता है। तो यहाँ तक हमने ऑर्गेनन को रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा और ये समझा कि ये फिलोसफी नहीं है। अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं, डेसिमल स्केल। द फर्स्ट स्केल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर हनीमैन later dynamized into two different higher categories of potency. डॉक्टर हनीमैन का ये पहला स्केल है जो होम्योपैथिक मेडिसिन में इंट्रोड्यूस हुआ। इसके बाद दो और स्केल आए, क्योंकि हम जानते हैं तीन स्केल हैं। कौन कौन से हैं? डेसिमल स्केल, सेंटेसिमल स्केल, फिफ्टिमिलिसिमल स्केल। लेकिन यहाँ पे लोगों को शायद ये नहीं क्लियर होगा कि कौन सा स्केल कब आया है। मैं उसको थोड़ा सा बता के ही आगे बढ़ूंगा ताकि क्लियर हो जाए चीजें आपके लिए। 50 मिलिसिमल स्केल तो हम जानते हैं 6 एडिशन में आया है, लेकिन जो सेंटिसिमल स्केल है वो आया है 5th एडिशन में, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनेमाइजेशन के कॉन्सेप्ट के रूप में। लेकिन अगर 6 में 50 मिलिसिमल आया और 5th में सेंटिसिमल आया, तो उसके पहले क्या चल रहा था? 1 से लेके 4 एडिशन तक वहां पे चल रहा था डेसिमल स्केल, और इसीलिए मैंने इसको फर्स्ट स्केल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन यहाँ मेंशन किया है। जबकि आपको कुछ किताबों में आपको डेसिमल स्केल के बारे में हेरिंग का नाम मिलेगा कि उन्होंने इसको लाया था, लेकिन आगे मैं जो आपको रेफरेंसेस दूंगा जो मुझे अपने रिसर्च में मिला, उससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये हेरिंग का काम नहीं था। हेरिंग ने उसको एक्सपेंड किया था बहुत अच्छे से, बट ये इसकी शुरुआत हनीमैन ने ही की थी। अब इसके रेफरेंसेज मैं ऑर्गेनन के साथ आपके शेयर करूंगा। अगर आप पूरी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन जो ओरिजिनल बुक है ओरिजिनल फॉर्मेट में इसको पढ़ते हैं फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक, तो 8 मेडिसिन इसमें डेसिमल स्केल में मेंशन की हुई है जो डॉक्टर हनीमैन यूज कर रहे थे अपनी प्रैक्टिस में, जिसमें एकोनाइट है, मदर टिंचर, फ्लिक्समस है, पेट्रोसिलिनम है, ब्रानिया है, थूजा है, और ट्राइचुरेशन में स्टेनम, लैकेसिस, क्रोटेलस 3x में। ये आपको जब आप पूरी बुक पढ़ेंगे ढंग से फर्स्ट टू लास्ट पेज तो आपको मिलेगा। इसी तरीके से आपको एलेंस की नोट में भी 5 ऐसी मेडिसिन का रेफरेंस मिलेगा जहां पे डेसिमल स्केल में यूज किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि एलेंस की नोट जो बुक है वो हेरिंग गाइडिंग सिम्टम जो 10 वॉल्यूम है उसको कंक्लूड करके फिल्टर करके लिखी गई है, और ये उसका रिवाइज्ड अपडेटेड एडिशन है जो कीनोट्स एडवांस एंड कंप्लीट मेटेरियल का है। इसमें 5 मेडिसिन कौन कौन सी है? अमाइलम नाइट्रोसम, कैलेंडुला, डाइल्यूट सीडर विनेगर, यानी जो सीडर विनेगर है उसको डाइल्यूट कर दिया गया है, सल्फ्यूरिक एसिड, मदर टिंचर, और टेरेलिन।
टेरिबोन का रेफरेंस आपको कीनो से एडवांस एंड कंप्लीट मटेरियल मेडिका में ही मिलेगा, बाकी दूसरे एलेंस की नोट पब्लिकेशन के हैं उनमें नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे वो जानकारी अधूरी प्रिंटेड है। यहाँ पे सोर्स बुक से उसको पूरी जानकारी को इकट्ठा करके पूरी यहाँ पे दिया गया है। तो अब डेसिमल स्केल किस की पोटेंसीज की हम बात कर लेते हैं, क्या क्या पोटेंसीज होती है। मदर टिंचर जैसा कि हम क्यों जानते हैं, उसके बाद 1x 2x 3x 4x 5x 6x और सो ऑन 30x तक होता है। इसी तरीके से ट्राइचुरेशन होता है 1x 2x 3x 6x एंड सो ऑन तक। तो ये हमारे पोटेंसीज होते हैं डेसिमल स्केल पे। अब मैं कुछ मेडिसिन आपके साथ शेयर करूंगा जो हम लोग कॉमनली देखते हैं कि डे टू डे प्रैक्टिस में यूज होती हैं, और इनमें से बहुत सारी मेडिसिन मैं खुद ही यूज करता हूँ, तो मैं आपको बताता भी चलूंगा कि कौन सी मेडिसिन मैं कैसे यूज करता हूँ। एसिड लैक्टिक, ये फर्स्ट मेडिसिन है। इसको एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, एक्यूट आर्थराइटिक रूमेटिज्म, डायबिटीज मेलाइटिस, मॉर्निंग सिकनेस, एसिडिक वाटर ब्रेस्ट, ब्रेस्ट कंप्लेंट्स विद enlargement of axillary glands and pain extend into hand, ट्यूबरकुलस अल्सरेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स में एक्सटर्नल एप्लीकेशन में यूज होता है ये, बाकी जगह इंटरनल में। तो इस मेडिसिन को लेके मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस बार विंटर में मेरे पास जितने भी जॉइंट पेन के एक्यूट केस आए, मैंने उन सब में लैक्टिक एसिड को सेंटिसिमल स्केल और डेसिमल स्केल दोनों में यूज करके देखा। सेंटिसिमल स्केल में मैंने देखा कि कुछ समय तक तो आराम मिलता है, लेकिन पूरा नहीं मिलता है और वो रिलैप्स कर जा रहा था बार बार केस। फिर मैंने डेसिमल स्केल में इसको दिया, जब मैंने लिटरेचर को और खंगाला और देखा कि एग्जैक्टली ये यूज कैसे होता है, तो मुझे मिला कि ये 2x पोटेंसी में अच्छा काम करता है। मैंने 2x पोटेंसी इसकी मतलब टेंशन मंगा के मैंने खुद क्लिनिक में बनाई और सारे पेशेंट को दिया, और आप बिलीव नहीं करेंगे, 100% रिजल्ट मिला मुझे सारे केस में। 15 दिन से लेकर 30 दिन के अंदर, 2 से 4 हफ्ते में सारे पेशेंट ठीक हो गए जितने ज्वाइंट पेन के मेरे पास आए थे। ये दूसरा मेडिसिन अर्जुना, जिसे कार्डियक टॉनिक भी कहा जाता है। इस मेडिसिन के बारे में मैं पहले नहीं जानता था, इवन किसी होम्योपैथ से भी नहीं सुना था। इस मेडिसिन के बारे में मुझे एक एलोपैथिक कार्डियोलॉजिस्ट से पता चला था, और वो इंडिया के बहुत ही रिनाउंड एलोपैथिक कार्डियोलॉजिस्ट थे जिनका कोविड में डेथ हो गया, डॉक्टर के अग्रवाल। जब मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में सेमिनार्स में जाता था, तो वहाँ पे एक बार उनको मैंने सेमिनार में देखा, और वो ओपनली सारे पैनल के बीच में अकेले होम्योपैथी की बात कर रहे थे और इस मदर टिंचर की बात कर रहे थे। तब मुझे पता चला कि ज्यादातर कार्डियोलॉजी जो होम्योपैथी फॉलो करते हैं वो क्या मेडिसिन यूज करते हैं हमारी। तो हार्ट डिजीज में, स्पेशली क्रॉनिक हार्ट डिजीज में इसको यूज किया जाता है। साथ ही साथ इसको प्रोमोटिंग यूनियन ऑफ फ्रैक्चर्स एंड डिस्पर्शन ऑफ इकाइमोसिस में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके से यूज करते हैं। एस्पिडोस्पर्मा लंग टॉनिक कोविड के समय में काफी फेमस हुई थी ये मेडिसिन भी, जिसको अस्थमा, स्पेशली कार्डियक अस्थमा या ब्रोंकोडायलेटर के रूप में यूज किया जाता है। एवना सटाइवा, जो कि जेरियाट्रिक या नर्व टॉनिक के रूप में यूज होती है, बुजुर्गों में जो नर्व्स कमजोर हो जाते हैं उनकी कंडीशन में यूज होती है। तो कौन कौन सी कंडीशन में ज्यादा यूज होती है ये? एक्यूट कोराइजा में, वीकनेस आफ्टर इलनेस, नर्वस और सेक्सुअल कंडीशंस, इंसोम्निया अगर जेरियाट्रिक या अल्कोहलिक रीजन से हो रहा है तो, बैड इफेक्ट्स ऑफ मॉर्फिन या हीरोइन हैबिट। नेक्स्ट मेडिसिन है ब्राह्मी बकोपा मोनेरी, यानी ब्रेन टॉनिक। ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है वीक मेमोरी में, एब्सेंट माइंडेड पीपल में जो अटेंशन में। कार्डुअस लिवर टॉनिक, इसके बिना गैस्ट्रोएंटरोलॉजी अधूरा है। ये यूज होता है टॉनिक लिवर डिजीज विद ड्रॉपसी, हेपेटाइटिस, एनलार्ज लिवर, जीवी स्टोन कोली, कोलेंजाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, माइग्रेन, वेरिकोस वेन्स एंड अल्सर, प्रोफ्यूज डायरिया ड्यू टू रेक्टल कैंसर। रेटेगस में, जो कि हार्ट टॉनिक, ये भी है अर्जुना की तरह ही। इसको यूज करते हैं टॉनिक हार्ट डिजीज में विद पल्स इरेगुलर फीवर इंटरमिटेंट एंड एक्सट्रीम वीकनेस,
आर्टियोस्क्लेरोसिस, कार्डियक ड्रॉपसी, इंसोम्निया और क्रॉस इरिटेबल विद हार्ट डिजीज, जो कि देखने को मिलता है पोस्ट एंजाइना के कंप्लेन में। डायबिटीज मेलाइटिस बच्चों में हो तो उसमें भी ये दिया जाता है। इचिनेशिया, इसको बहुत ही कम लोग इस ठीक से यूज कर पाते हैं। इवन शुरुआत में मैं भी इससे फेमिलियर नहीं था, बाद में मैं इससे फेमिलियर हुआ, क्योंकि अलग अलग कंडीशन में मदर टिंचर्स के डोजेज भी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे जो एक्यूट केस होता है ब्लड पॉइजनिंग का, वहां पे 1 से 10 बूंद केस के ऊपर डिपेंड करता है, 2-2 घंटे पे देना है इंटरनली। और अगर क्रॉनिक ब्लड पॉइजनिंग का केस है, तो वहां पे अगर आप 20 बूंद दे रहे हैं तो दिन में 2 बार, और 10 बूंद दे रहे हैं तो दिन में 3 बार करके देना है। एंटीसेप्टिक वाश में एक्सटर्नली भी ये यूज किया जाता है, इरिसिपेलस गैंग्रीन, एनिमल बाइट, फाउल या ओल्ड अल्सर्स में, एप्थस में और रिंगवर्म्स में। लेकिन डायरेक्टली फ्रूट फॉर्म में नहीं यूज करेंगे, डाइल्यूटेड ही यूज करेंगे। पोलेरियाना एंटी डिसेंटिका कुर्ची, ये डिसेंट्री की बहुत ही अच्छी और फेमस मेडिसिन है, चाहे एक्यूट हो, क्रॉनिक हो, ब्लडी हो, न्यूबिक हो, कैसी भी हो, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। यूपी और बिहार साइड में बहुत ये मेडिसिन यूज होती है। जनोसिया अशोका यूट्राइन टॉनिक, आपने अशोका रिस्ट के बारे में तो सुना ही होगा। और ये अशोका, ये वही है जिससे अशोका रिस्ट बनता है। ये यूज होता है मेनोरेजिया में, ब्लडी लिकोरिया में, डिस्मेनोरिया में, एमिनोरिया एट्रिब्यूटिव विद हेडेक, मेट्रोलॉजिया यानी इरेगुलर मेंसेस, लॉन्ग लास्टिंग यूट्राइन कंप्लेंट्स विद हेडेक एंड वर्टाइगो, मेनोपॉज में। मोरिंगा ओलिफेरा, ये एक हेल्थ टॉनिक है जो मल्टी विटामिन को लिए हुए है। जो पेटेंट आते हैं मल्टी विटामिन के होम्योपैथी में, उनसे कहीं ज्यादा अच्छा ये है। और ये बहुत सारे मेजर डिजीजेस को कवर भी करता है। उनमें क्या क्या है देखते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस, हाई लिपिड प्रोफाइल विद हाइपरटेंशन, अस्थमा, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, कैंसर, मेंटेन बीएमआई एंड कंट्रोल वेट गेन, ओबेसिटी, constipation, bloating, ulcerative colitis, gastritis, menopausal complaints, Alzheimer and dementia, headache and nervous system disorders, hypothyroidism, fatty liver, liver cirrhosis, increased lactation, chronic kidney disease with high creatinine, arsenic toxicity। इसको एज ए सप्लीमेंट भी यूज किया जा सकता है मेडिसिन के साथ। पैसिफ्लोरा के बारे में आपने सुना ही होगा, बट यहाँ पे मैं आपको इसके अलग अलग कंडीशन में अलग अलग डोजेज भी दिखाऊंगा कि कैसे डोज अगर आप सही नहीं सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पोटेंसी ठीक वही रूल फॉलो होता है जो सेंटेसिमल में होता है। सही डोज और सही पोटेंसी अगर मेडिसिन की नहीं होगी तो फेल्योर होगा। और पैसिफ्लोरा को लेके मेरा शुरुआत में बहुत फेल्योर था, मुझे कभी रिजल्ट नहीं मिलता था। फिर जब मैंने इस पे और काम किया तब मुझे पता चला कि किस कंडीशन में कितना डोज देना चाहिए, तब मुझे रिजल्ट मिलने लगे। इसको साइकेट्रिक कंप्लेंट्स के केस में सिडेटिव के रूप में देते हैं। तो 1 से 2 चम्मच 1-1 घंटे के अंतर पे 2 बार, एक बार में 1 चम्मच, या अगर आराम नहीं हुआ तो 1 घंटे बाद दूसरा चम्मच पानी में मिला के देते हैं। इंसोम्निया के केस अगर नॉर्मल है, साइकेट्रिक पेशेंट नहीं है, तो 5 से 10 बूंद हर 15-15 मिनट पे दीजिए रात को सोने से पहले, या फिर एक बार में 60 बूंद, या फिर उसको 1 चम्मच भी कह सकते हैं, पानी में डाल के दीजिए। रेस्टलेस पेशेंट हो तो यहाँ पे भी 50 से 60 बूंद या 1 चम्मच पानी में देना है। अस्थमा का पेशेंट हो तो यहाँ पे 10 से 30 बूंद हर 10-10 मिनट पे कुछ डोजेस देने हैं। कन्वल्शन, इपिलेप्स, स्लीपलेसनेस अगर बच्चे में हो रहा है तो 5 बूंद हर 15 मिनट पे देना है। कॉक्सिकोडाइनिया, इसके 1 चम्मच 2-2 घंटे पे देना है, कुछ डोज आराम होने तक। न्यूरल्जिया, हेडेक, डिलीरियम ट्रेमेंस और मॉर्फिन हैबिट में भी इसको यूज किया जाता है। जैसे भी मैंने आपको मोरिंगा के बारे में बताया, वैसे ही ट्रिटिकम एस्टिवम, ये भी एक बहुत अच्छा हेल्थ टॉनिक विद मल्टीविटामिन है। ये भी बहुत सारे मेजर डिजीज कंडीशन को कवर करता है। बट अनफॉर्चुनेटली अब ये मिल नहीं रहा मार्केट में। कुछ साल पहले तक ये मिल रहा था मार्केट में, उसमें मैंने 1-2 बॉटल छोटी मंगाई भी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था ये फ्यूचर में नहीं मिलेगा। जबकि ये बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है हमारे नेचर में। जो गेहूं होता है, गेहूं का पेड़ पौधा, सॉफ्ट ताजा जो उसका पत्ता होता है,
ये उसी से बनता है। तो कोई भी खेत से लाके उसको तोड़ के मिक्सी में पीस के बना के यूज कर सकता है। इवन एंशियंट टाइम में इसको बहुत यूज किया जाता था। तो ये हाई लिपिड प्रोफाइल हाइपरटेंशन में काम आता है, डायबिटीज मेलाइटस, कैंसर, मेंटेन बीएमआई, कंट्रोल ओवरवेट, ओबेसिटी, यानी इम्यूनिटी बूस्टर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, आर्थराइटिस, प्रिवेंट टूथ डिके, बूस्ट फर्टिलिटी, कॉन्स्टिपेशन, गैस ब्लोटिंग, स्टमक अपसेट एंड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, अल्जाइमर डिजीज, स्किन डिजीज, स्पेशली सोरियासिस एंड एक्जिमा। और इसके पहले जो मैंने एक मल्टीविटामिन बताया था मोरिंगा, ये सहजन है, जिसको हम सहजन के नाम से जानते हैं। इसकी सब्जी बनती है और बहुत कॉमनली अभी यूज होता है। नेक्स्ट है वर्बेस्कम। मोलानाइन इसी से बनता है, जिसको हम ईयर ड्रॉप में यूज करते हैं, लेकिन क्रूड फॉर्म में इसका मदर टिंचर वर्बेस्कम के नाम से आता है, जो और भी डिजीज कंडीशन में यूज होता है, जैसे कि एन्यूरेसिस यानी बेड वेटिंग या डिबलिंग ऑफ यूरिन में, टीजिंग कफ लाइंग डाउन एट नाइट में, ईयर एक डीफनेस में, और ईयर ड्रॉप एक्सटर्नली ड्राई स्केली कंडीशन ऑफ मीटस में। और ब्रेस्ट कैंसर के केस में इसको 1:4 के रेशियो में डायलूट करके एक्सटर्नल एप्लीकेशन में यूज कराया जाता है। तो यहां तक मैंने आपको साथ शेयर किया मदर टिंचर। अब मैं आपके साथ कुछ ट्राइचुरेशन भी शेयर करूंगा जो कॉमनली यूज होते हैं। ऑरम म्यूरेटिकम नेटुनेटम 2x 3x। मैंने यहाँ पे 2 पोटेंसी इसलिए लिखी है क्योंकि 2x मिलता नहीं है, इसका अच्छा रिजल्ट 2x में ही मिलता है, जबकि बट मार्केट में अब मिलता नहीं जल्दी। लेकिन यहाँ पर भी ट्राइचुरेशन के केस में भी सेम वही सिद्धांत फॉलो होता है। एग्जैक्ट पोटेंसी और एग्जैक्ट डोज जब तक नहीं देंगे आपको पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा लेकिन पूरा नहीं मिलेगा। तो यही किस कंडीशन में हम देते हैं, फाइब्रॉइड्स या एनी ग्रोथ ऑफ यूट्रस, ओवरियन ट्यूमर्स। कोलेस्ट्राइनम 3x 6x, ये भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की सबसे मुख्य दवा है, जो इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल, जॉन्डिस विद जीबी स्टोन, गॉलब्लैडर स्टोन, मैलिग्नेंट लिवर डिजीजेज में यूज होती हैं। क्यूप्रम ऑक्सीडेटिव नाइट्रम 1x अब जल्दी मिलता नहीं है, 3x ही मार्केट में अवेलेबल है, जो हर तरह के वर्म्स कंडीशन में यूज होता है। जब मैं बीच में कोलकाता में था तो इसका 1x मैंने वहाँ खरीदा था, यूज भी किया, और मैं उस समय पेशेंट में देखता था बहुत क्विक रिजल्ट मिलता था इसका, 2 से 3 दिन में रिजल्ट दिखने लगता था। अभी मैं 3x पैकिंग वाले खरीदता हूँ, अच्छी कंपनी के, ब्रांडेड कंपनी के, महंगे वाले भी, लेकिन मुझे 3x से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता जो 1x से मिलता था। इसलिए मैंने बोला पोटेंसी और डोज का बहुत वैल्यू है, आप कोई भी स्केल यूज करिए, और हर डिजीज कंडीशन के लिए अलग अलग होती है ये। इसी तरीके से हिकला लावा 3x और 6x में यूज किया जाता है, ट्यूमर्स में, कैलकेनियस स्पर में, बोन ट्यूमर, इनलार्जमेंट, एक्जोस्टोसिस, फेशियल न्यूरोलजिया फ्रॉम केरियस टीथ, ऑस्टियोसार्कोमा, बोन नेक्रोसिस में, कालीफॉस 3x 6x, प्रोस्टेशन, इंसोम्निया, सस्पेक्टेड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में, मकर ध्वज 3x, ये सेमाइनल टॉनिक है, यानी सेक्सुअल टॉनिक। ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी इम्पोटेंसी में, प्रीमेच्योर इजेकुलेशन, स्पर्म काउंट एबनॉर्मलिटी। तो यहाँ तक मैंने आपके साथ शेयर किया कुछ मदर टिंचर और कुछ ट्राइचुरेशन जो कि कॉमनली यूज होते हैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस में। अब मैं इनके रेफरेंसेज आपके साथ शेयर करूंगा कि इनके रेफरेंस आखिर कहाँ ऑर्गेनल या फिर दूसरे स्टॉलवर्ट के बुक में लिखे हुए हैं, जिससे इसकी ऑथेंटिसिटी कंफर्म कि इनको यूज करना चाहिए या नहीं। आरी डेजन की जो बुक है, लेक्चर्स ऑन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ होम्योपैथी, इसका जो 12 नंबर चैप्टर है ऑन हनीमैन्स थ्योरी ऑफ द डायनेमाइजेशन ऑफ मेडिसिन, इसमें इसका रेफरेंस मिल जाएगा आपको। इसी तरीके से अ मैनुअल ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स जो रिचर्ड ह्यूज का है, इस बुक में भी स्टार्टिंग में यहाँ पे रेफरेंस में ये आपको मिल जाएगा। मैं पढ़ के आपको जहां तक अंडरलाइन है वहां तक बता दे रहा हूँ। We have now tracked Hahnemann through the whole course of his posology from 1796 to 1828. We have seen him diligently following his experience in whatever direction it led him, on the whole advancing from lower to higher attenuations, but never hesitating to take the opposite step when the facts seem to require it. We have found him recognizing throughout the
great difference between medicines as regards their dose, so that his latest instructions fix this for one and the other at all points of the scale of dilution from the mother tincture to 30th potency. यानी हनीमैन का जो पोसोलॉजी का वर्क था, ये मदर टिंचर से लेके 30 पोटेंसी तक का उनका जो सारा काम था, वो देखने को मिला कि वो काम किए हैं इसमें। ऐसा रिचर्ड ह्यूट ने बताया है और मेंशन किया है। अब ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में इसके रेफरेंसेस कहाँ हैं? सबसे पहले रेफरेंस इसका आपको मिलेगा जो इंट्रोडक्शन का पैरा 86 से 99 का पैरा है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जो इनवॉलेंट्री होम्योपैथिक क्योर्स से रिलेटेड है ओल्ड स्कूल ऑफ प्रैक्टिस में। यानी तब तक सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटल नाम नहीं दिया गया था, तब तक ये खोज नहीं हुई थी, लेकिन अननोइंगली इनवॉलेंट्री रूप से कुछ ऐसे सब्सटेंस यूज हो रहे थे जो सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर को फॉलो कर रहे थे, और इसका रिफरेंस इंट्रोडक्शन में मेंशन किया गया है क्रूड फॉर्म में। फिर उसके बाद एफॉर्जम 244, 269 से 276, स्पेशली 270 से 271 में मेंशनड है, और अपेंडिक्स में मेंशनड है जो एफॉर्जम 246 का है, 249 टू 251 में है, 270 से 271 के अपेंडिक्स में है, 284 में और 287 स्पेशली में आपको इसके रेफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। अब मैं सीधे आपको ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन के उस पार्ट पे लेके जाता हूं जहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि इसको यूज करना है। ये अपेंडिक्स का वो पार्ट है जो जहां पे डॉक्टर ने इसके बारे में डायरेक्शन दिया है यूज करने के लिए, और जो यहाँ पे पैराग्राफ मैं यहाँ पे जूम करके आपको शो कर रहा हूँ और उसमें हाईलाइट किया हूँ रेड कलर के बॉक्स से, मैं उसको आपको शो करके बता रहा हूँ। उसके ऊपर देखिए हनीमैन सेज लिखा हुआ है, तो हम सीधे बॉक्स से शुरू करते हैं, शुरू के 3 वर्ड छोड़ के। फॉर दीज एक्सपेरिमेंट्स आर ऑफ इनएस्टिमेबल वैल्यू, यानी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट की बात कही जा रही है, तो फिलोसफी वर्ड और एक्सपेरिमेंट एक साथ नहीं रह सकते हैं। ये दो अलग अलग तलवारें हैं जो एक म्यान में नहीं रह सकती हैं। अगर साइंस कहीं आ रहा है, एक्सपेरिमेंट आ रहा है, तो फिलोसफी वहां नहीं होगा। तो ये यहाँ से हमारा क्लियर हो गया जो भी रेफरेंसेज हमने पहले देखे। अब आगे बढ़ते हैं। बट फॉर द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स it is expedient in the preparation of all kinds of medicines to remain stationary at the decillion fold attenuation and potency। देखिए यहाँ पे 2 तरह के ग्रुप की मेडिसिन की बात हो रही है। इन ऑर्डर दैट होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर मे बी एबल टू प्रॉमिस देयर सेल्फ यूनिफॉर्म रिजल्ट इन देयर क्योर। होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर को खुद को प्रॉमिस करना होगा एक अच्छे रिजल्ट, यूनिफॉर्म रिजल्ट क्योर के रूप में पाने के लिए कि वो हर तरह की मेडिसिन का प्रिपरेशन यूज करे, चाहे वो डेसिलियन फोल्ड एटेन्युएशन हो या कोई पोटेंसी हो, दोनों तरह का उसको यूज करने को बताया गया है। और ये 5th एडिशन का अपेंडिक्स है। 5th एडिशन तक 2 ही स्केल था, डेसिमल और सेंटिसिमल। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि अभी तक जो बताया जाता था कि मदर टिंचर ट्राइचुरेशन होम्योपैथी का पार्ट नहीं है, नॉन होम्योपैथिक है, वो गलत था। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, मैंने सारे रेफरेंसेस भी दिखा दिए। जबकि बैच फ्लावर होम्योपैथी का पार्ट नहीं है, लेकिन उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। और भी मैं अभी आपके साथ इसके डिफरेंसेस शेयर करूंगा। द लेसर राइटिंग ऑफ सैमुअल हनीमैन जो बुक है, उसमें 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पे इसका रेफरेंस मिलेगा आपको। चौथा चैप्टर है एसे ऑन अ न्यू प्रिंसिपल फॉर असरटेनिंग द क्यूरेटिव पावर्स ऑफ ड्रग्स। 13 चैप्टर है क्योर एंड प्रिवेंशन ऑफ स्कारलेट फीवर, और 14 चैप्टर है ऑन द पावर ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ मेडिसिन इन जनरल एंड ऑफ बेलेडोना इन पर्टिकुलर। ये 3 चैप्टर में डॉक्टर हनीमैन ने डेसिमल स्केल को यूज किया है, उसके रेफरेंसेस मिलेंगे आपको। और यहाँ पे देखिए मैंने जनरल और पर्टिकुलर को अंडरलाइन किया है। डॉक्टर हनीमैन ने इस प्रिंसिपल पे शुरू में काम किया था, और इस तरीके से उन्होंने केसेस भी दिए थे। इसी को फॉलो करके मैंने लास्ट वेबिनार में बताया था, ये जो रिपर्टरी जो मैंने बनाई है लेंस की नोट की नोट्स मॉडर्न एंड क्लासिक रिपर्टरी, आप इसमें देख सकते हैं पार्ट 1 जनरल को और पार्ट 2 पर्टिकुलर्स को फॉलो कर रहा है। सेम उसी प्रिंसिपल, उसी कॉन्सेप्ट के जो डॉक्टर हनीमैन का है। और साथ ही साथ जो मुझे
मेरी इस रिसर्च में मुझे मिला, जब मैंने मेटेरियल मेडिका प्यूरा को खंगाला तो मुझे 22 मेडिसिन ऐसी मिली ड्रग प्रूविंग की, जो कि डेसिमल स्केल में उनकी प्रूविंग हुई है। वो सेंटिसिमल स्केल में नहीं, हो सकता है इससे ज्यादा हूँ, लेकिन 22 में कंफर्म हूँ। इसी तरीके से द क्रॉनिक डिजीज में मुझे एक मेडिसिन मिली जिसका मुझे डेसिमल स्केल में प्रूविंग दिखा। और इसके अलावा और भी जो क्लिनिकल ट्रायल और ड्रग प्रूविंग हुई हैं, जो सबसे फेमस है एलन इंसाइक्लोपीडिया 10 वॉल्यूम की, सबसे पहली, उसमें इतने सारे स्टॉलवर्थ ने कंट्रीब्यूट किया है जो पूरी डेसिमल स्केल मदर टिंचर पे है, जिनमें रिचर्ड ह्यूज हैं, सी हेरिंग है, सी डनहम है, एडी लिप्पे हैं, टीएफ एलन और दूसरे स्टॉलवर्ट्स भी हैं। और आपको बताना चाहूंगा, एलन इंसाइक्लोपीडिया एकलौता ऐसा होम्योपैथिक ड्रग प्रूविंग का क्लिनिकल ट्रायल का लिटरेचर है जो कि अमेरिका में, यूएसए में एफडीए के अंडर रजिस्टर्ड है। ना तो मेट्रीमेडिका प्यूरा रजिस्टर्ड है और ना ही ये द क्रॉनिक डिजीज रजिस्टर्ड है और ना ही हेरिंग गाइडिंग सिम्टम है। उनके डेटाबेस में सिर्फ और सिर्फ एलन इंसाइक्लोपीडिया 10 वॉल्यूम में है, उनके डेटाबेस बेस में रजिस्टर्ड। और आपको एक और साथ में जानकारी देना चाहूंगा, जो हनीमैन का पहला वर्क था, पहली किताब थी जो ड्रग प्रूविंग से रिलेटेड थी, फ्रेगमेंटेड डिवेरिबस, वो पूरी की पूरी मदर टिंचर पे थी, फ्रूट फॉर्म में थी। लेकिन चूंकि जर्मन में है वो, इसलिए आज तक उसको लोग नहीं जान पाए, लेकिन ये उसका ट्रुथ है अगर आप उसका हिंदी वर्जन ट्रांसलेटेड देखेंगे तो। इस तरीके से हमने देखा कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन द टेक्स्ट बुक ऑफ होम्योपैथिक मेथड है, लास्ट टाइम मेडिकल प्रैक्टिस के पर्सपेक्टिव से, इस बार रिसर्च के पर्सपेक्टिव से। और ये जो पूरी धारणा है, इसको मैं जन जन तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि अगर अभी तो मैंने टीचिंग छोड़ दी है, तो अगर एक कॉलेज तक ये रहता तो मैंने देखा कि सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट तक सीमित रह जाता, लेकिन सारे स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि इस समय बहुत गलत तरीके से ऑर्गेनाइज ऑफ मेडिसिन को पढ़ाया भी जा रहा है और इसका प्रचार प्रसार भी हुआ है, जिसकी वजह से जो नई जनरेशन है वो मिसगाइड हो रही है। इसीलिए मैं इस ऑर्गेनाइज ऑफ मेडिसिन का पॉडकास्ट शुरू कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, हेल्थ इज वेल्थ के नाम से, जो हर संडे को शुरू होगा, अगले संडे से। और इसमें सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स या स्टूडेंट को के लिए ही वीडियो नहीं शुरू किया जाएगा, पॉडकास्ट नहीं शुरू किया जाएगा, ये सभी के लिए शुरू किया जाएगा, जनमानस के लिए। और मैं ऐसा क्यों करना चाह रहा हूँ, इसके पीछे का भी रीजन आपके साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि डॉक्टर हनीमैन अपने समय में बहुत फेमस प्रैक्टिशनर थे, इतने फेमस थे कि उनके यहाँ राजा महाराजा भी अपॉइंटमेंट लेके जाते थे, वो नहीं जाते थे उनके महल में इलाज करने, उनके क्लिनिक में उनको आना पड़ता था अपॉइंटमेंट लेके। और जो भी इलाज कराने आएगा उसके लिए एक शर्त होती थी कि उसको ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन पूरी पढ़ के आना है, इसके बिना वो किसी पेशेंट का इलाज नहीं करते। तो वो उस समय ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन को आम आदमी तक पहुंचा रहे थे, ताकि आम आदमी ये जान सके कि ये एक साइंटिफिक मेडिकल साइंस है, जब वो पढ़ेगा तो जानेगा, और इसके क्या फायदे हैं और किस तरह का ट्रीटमेंट इसमें फॉलो होता है, ये सारे जानकारी हो। क्योंकि आम आदमी में इलाज को लेके और अपने स्वास्थ्य को लेके कोई भी अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से वो मिसगाइड होते हैं, इधर उधर इलाज कराते हैं और उनकी हेल्थ और पैसा सब कुछ बर्बाद होता है। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल, जिसको आप सर्च करेंगे @डॉक्टर रोहित गुप्ता डैश की नोट्स पे, ये आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, डॉक्टर रोहित गुप्ता की नोट्स के नाम से। इस पे अगले संडे से स्टार्ट हो रहा है। थैंक यू। रोहित जी, जी सर, प्रणाम सर। आपका पीपीटी को तो रिमूव कर लीजिए आप। मैं देख रहा था और सुन रहा था अभी आपको। आपने लगता है कि एक लिटरेचर का रिव्यू किया है इस पर, और साथ में कुछ प्रैक्टिकल अनुभव भी है। लेकिन रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो मैं देख रहा हूँ आपका, वो काफ़ी विस्तार रूप से किया है, क्योंकि
ऑर्गेनन के फर्स्ट एडिशन से लेकर के 6th एडिशन तक को खंगाला है। इसके साथ भी और से ऑर्गेनन के जो लेटर राइटिंग्स के बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, मैं उसको चैप्टर नहीं बोलता हूँ, क्योंकि लेटर राइटिंग का मतलब होता है कि छोटी छोटी पब्लिकेशंस हैं जिसको कि एक जगह पर कंपाइल करके लिखा गया है। इसलिए चैप्टर नहीं है, वो एक कंपाइलेशन है ऑफ द डिफरेंट आर्टिकल्स पब्लिश्ड बाय डॉक्टर हेनीमैन हिमसेल्फ। तो सभी में इस बात को हम लोग, क्या होता है कि अक्सर बिना ऊपर पढ़ते नहीं, और नहीं पढ़ने के कारण क्या होता है कि हम लोग इसको अच्छे तरह से समझ नहीं पाते हैं। और जो धारणा बनी हुई थी कि हेरिंग ने इसको डेसिमल स्केल बनाया, और इसी तरह से हेरिंग के पीछे में एक और धारणा बनी हुई है कि ये लॉ ऑफ क्योर भी उन्होंने दिया है। और मैं जानता हूँ, मैं भी पढ़ रहा था, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर हेरिंग ने जस्ट उसको एक्सप्लेन किया है, और क्योंकि लोगों ने पढ़ा नहीं है इसलिए कहते हैं कि लॉ ऑफ क्योर जो है तो डॉक्टर हेरिंग का है। यस सर, यस सर। जबकि ये अब क्रॉनिक डिजीज को मैं बड़ा पढ़ रहा था, एक एक पैराग्राफ वाइज, तो उस समय में मुझे लगा कि अरे तो यहाँ पर है, यही तो शुरू है। और जब मैं कॉलेज में जब पढ़ता था तो वहाँ पर ये बताया जाता था कि इसको हेरिंग लॉ ऑफ क्योर, और आज भी सब आम पब्लिक में ये चर्चा है कि ये हेरिंग लॉ ऑफ क्योर है ना। लेकिन हेरिंग लॉ ऑफ क्योर करना ठीक है, हेरिंग साहब को नाम मिल रहा है, उन्होंने इस पर काफी वर्क किया है, ये अलग बात है, क्योंकि बाद के रिसर्च तब इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो कि लोग अलग अलग धारणा बना लेते हैं। मैं एक बार अभी हाल में एक देख रहा था, हॉट एंड कोल्ड रेमेडीज। अब हॉट एंड कोल्ड रेमेडीज का जिक्र अगर आम अभी के स्टूडेंट से पूछिएगा किसने इसको खोज किया था, तो अभी जो प्रेजेंट है, कोई लोग कहेगा कि विजयकर जी बताए हैं, कोई कहेगा कि ये बताए हैं, जबकि ये जिप्सन मिलर का ऐसा है ना। तो क्या होता है कि पढ़ना जरूरी होता है और रूट में जाना जरूरी होता है। जब तक आप रूट में जाने का आदत नहीं बनाइएगा तो हमको लगता है कि हम लोग इसमें सफल नहीं होंगे में। और एस्टेब्लिश करने के लिए हमें, और आपने ये भी कहा कि ऑर्गेनन ऑर्गेनन किताब जो है सो एक रिसर्च बुक है ना, जिसको हम लोग अपने जब एमडी करते हैं तो हम लोग डिसर्टेशंस की बात करते हैं, थेसिस की बात करते हैं, तो इट इज जस्ट लाइक ए थेसिस, रिसर्च वर्क, जिसको कि उन्होंने 6 बार 7 बार 6 बार रिवाइज किया। जी सर। तो ये मैं, और एक ओपन हार्टेड पर्सन के रूप में, मैंने खुले दिमाग से हर एक चीज को सुनने की आदत बढ़ देना। अगर आप ब्लॉक्ड माइंड से करेंगे तो यू कैन नॉट रिसर्च एंड कैन नॉट प्रैक्टिस मेडिसिन। डॉक्टर केंट का भी लैंग्वेज मैं आपको कोट करूंगा कि कहते हैं कि अगर आप बंद दिमाग से अगर दिमाग में बैठा लिए कि ये दवा ही इसके लिए ही है, तो फिर तो दवा का यूज आपका लिमिटेशन हो जाता है ना। कुछ लोग ब्रांडिंग कर दिए हैं दवा का, ब्रांडिंग करके कहते हैं कि पल्सिट्ला खाली थर्स्टलेस को देंगे, ब्रानिया बहुत थर्स्टी को देंगे, तो ऐसे ऐसे करके ब्रांडिंग कर लेते हैं। लेकिन ये ब्रांडिंग करके किसको नुकसान होता है? हाँ, नुकसान तो प्रैक्टिशनर को हो रहा है, क्योंकि वो पल्सिट्ला का उस स्वरूप को नहीं देख पा रहे हैं जो जिस स्वरूप में जिसमें वो उसका वहां पर भी काम कर सकता है। और बहुत सारे लिमिटेशंस हैं आपका। कुछ दवाई जो बेरबेरिस है, ये क्या कहते हैं, सियोनांथस है, मदर टिंचर, चेलिडोनियम है ना। ये सबको लोग इतना ब्रांडिंग किए हुए हैं कि चेलिडोनियम को कभी भी लीवर छोड़ करके सोच नहीं सकते। और ये एक पता नहीं लोगों को लाभ होता है, मैं तो नहीं देखता हूँ, मेरे को, मैं ऐसा कोशिश किया तो मुझे लाभ नहीं होता है। मैं तो उसको ओपन रथी में देखता हूँ और इसमें देखने का कोशिश करता हूँ, तो मैंने कभी नहीं देखा कि चेलिडोनियम से लीवर ठीक हो जाता है या हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है, लेकिन सभी जगह नहीं होता है।
है ना, सभी जगह नहीं होता। यही चीज तो डॉक्टर हेनीमैन कह रहे थे। हेनीमैन का जो शोध है, कहते हैं कि इंडिविजुअलिटी और इंडिविजुअल ससेप्टिबिलिटी, है ना, इंडिविजुअलिटी और इंडिविजुअल ससेप्टिबिलिटी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इंडिविजुअल किसको क्या सूट करेगा, यह हम पहले से अगर दिमाग में बैठा लेंगे तो कभी भी प्रैक्टिस नहीं हो सकता। जो कि दूसरे पैथीज ऑफ सिस्टम ऑफ मेडिसिन में यही किया जाता है, बैठा लिया गया है, ये इसकी दवाई है, इसकी दवाई है, इसकी दवाई है। लेकिन हमारे यहाँ होम्योपैथी में इसको प्रैक्टिस करना मुझे नहीं लगता है कि करना चाहिए। लोग अगर करते हैं बिजी प्रैक्टिसर है, मुझे समय नहीं मिलता है, मैं तो इसमें दे देता हूँ। अरे 10 रोगी को दे दिए, 5 को काम कर गया, ये अलग बात है। लेकिन 10 में से 8 क्यों नहीं हुआ, सही बात है ना, 10 में से 8 क्यों नहीं हुआ, ये तो होना चाहिए। हम नहीं कहते कि 100% हो जाए, लेकिन 8 हो जाना चाहिए। तो माने पॉजिटिव साइड में क्यों नहीं जा रहे हैं आप, अपने को स्पेशलाइज कर ले रहे हैं कि ये दवा इसी दवाई के लिए। और इसी तरह से पोटेंसी के विषय में मैं भी ये कहूँगा, हम लोग जनरली जो डेसिमल स्केल का यूज करते हैं वो बायोकेमिक को लेकर के करते हैं। बायोकेमिक का ही यूज ज़्यादा डेसिमल स्केल में किया जाता है। जितने भी बायोकेमिक से मेडिसिन है सब अब पता नहीं ये इसके सेंटिसिमल में बायोकेमिक मेडिसिन को क्यों नहीं यूज करते, ये कभी नहीं सोचते हैं लोग। सेंटिसिमल ये सोचना चाहिए ना कि अरे उसमें इसमें क्यों यूज कर रहे हैं, इसमें क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्या दिक्कत है उसमें, कुछ तो कारण होगा। तो ये सुसलर का जो आपने, मैं समझूंगा, मैं आपसे ये भी कहूंगा कि आप एक बार सुसलर को भी स्टडी कीजिए। और सुसलर ने जो डेसिमल स्केल को लेकर के उन्होंने काम किया है, तो वहाँ उनके राइटिंग मैं तो नहीं पढ़ा हूँ उतना सुसलर के राइटिंग्स को, लेकिन सुसलर के प्रीफेस में इस सब में आप जाइएगा, सुसलर का जो बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसको आप जरूर से अध्ययन कीजिए कि क्यों उन्होंने सेंटिसिमल स्केल को, ये सॉरी डेसिमल स्केल को चुना। ये खोज करने की बात है, और इसको जब आप करेंगे तभी जाकर के आप होम्योपैथी का अप्लाइड एस्पेक्ट है पोटेंसी का, वो क्लियर होगा। और पोटेंसी का जो अनुभव है, हम लोग भी कर देते हैं कि इसमें 30 पोटेंसी देना चाहिए, 200 पोटेंसी देना चाहिए, 1M पोटेंसी देना चाहिए। तो ये कहाँ की धारणा है, कहाँ लिखा हुआ है? लोग कहते हैं कि बोरिक के मेट्रिया मेडिका में दिया हुआ है, तो बोरिक के मेट्रिया मेडिका में क्या कहा कि आप वही दो, उसके अलावा मत दो। बोरिक ने तो अपना एक्सपीरियंस दिया है। अगर मैं किसी रोगी को 3x से ठीक कर दिया, मैं किसी रोगी को 30 से ठीक कर दिया या 200, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने 30 से ठीक किया, लेकिन मैं ये तो नहीं कहूंगा ना कि आप भी 30 से ठीक कर दोगे, है ना, आप भी उसी से करो। आपको एक्सपेरिमेंटर होना चाहिए। और प्रैक्टिशनर का मतलब भी होता है एक्सपेरिमेंटर, वो खोज करने वाला होता है। और मुझे याद है मेरे पिताजी का भी अच्छा प्रैक्टिस था, तो वो रस्टॉक्स को यूज कर रहे थे। एक दिन मैंने देखा कि रस्टॉक्स का 500 पोटेंसी उन्होंने, अच्छा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि 500 तो कोई नहीं यूज कर रहा है, लेकिन वो कहाँ से इसको खोज किए। तो क्योंकि पिताजी का भी एक रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन थे, उनका जो नया थेरापी ड्रग डिस्टेंस हीलिंग का है, दूर से ही दवा का बाल के माध्यम से इलाज का पिताजी का ही खोज किया हुआ है। तो वो भी एक रिसर्चर थे जो कि ऑर्गेनन को खंगाला है। मैं अपने घर में देखता हूँ उनके समय के ऑर्गेनन के किताब, केंट के रिपोर्टरी और मेट्रिया मेडिका के पन्ने फटे फटे मिलेंगे, फटे पन्ने मिलेंगे। उनके समय का किताब आपको कोई भी दुरुस्त नहीं है। लोग किताब खरीदते हैं, अपने अलमीरे में रख देते हैं, पढ़ते भी नहीं है, कहते हैं मेरे पास तो इतनी किताबें हैं। लेकिन उनके किताब फटे हुए थे, सारे किताब फटे थे, पन्ने पलटते पलटते इतना बार उन्होंने पलटा होगा, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। मेरे पास में बहुत सारे उनके अभी भी बचे हुए हैं, केंट के रिपोर्टरी, ऑर्गेनन का किताब, एकदम हालत बेहालत है। उसको आपको यूज
हम लोग हैंडल नहीं करते क्योंकि वो रखा हुआ है, हम लोग एक म्यूजियम के रूप में रखते हैं, अपना अपने लिए एक अलग एडिशन लिए हुए। ये चीज है। हाँ, हम लोगों को पढ़ने का आदत डालना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, ये मैं कहूँगा। और जहाँ तक कि आपका डेसिमल स्केल की बात करी है, डेसिमल स्केल का अनुभव मैं तो खुद, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा इधर एलएम पोटेंसी पर ज़्यादा आकर्षित हूँ और एलएम पोटेंसी पर ही ज़्यादा अभी प्रयास कार्यरत हूँ। तो मैं मुझे खाली बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को कभी कभी मैं यूज करता हूँ, तो क्योंकि एक बना हुआ है परंपरा, है ना, परंपरा। चलो मेरे ये कह गए तो उसके पीछे पीछे हम लोग चले, है ना। चींटी का जो कतार होता है ना, एक लकीर में चलने का, तो वही हम लोगों का, हम होम्योपैथी का आदत बनाते हैं। लगा कभी कभी कतार को तोड़ने का कोशिश करना चाहिए, और कतार में को खोज करके लाइन को अगर आप तोड़ करके अपना लाइन बनाएंगे तो मुझे लगता है कि एक नया लाइन बन सकता है, एक नई खोज हो सकती है। और मैं इधर कुछ पढ़ने के लिए, मेरी भी आदत है, थोड़ा सा पढ़ता रहता हूँ, तो मैं देखा कुछ साहित्य भी पढ़ता हूँ, कुछ हिस्ट्री के बुक्स भी पढ़ रहा हूँ। तो देखते जहाँ भी खोज हुआ है, जहाँ भी इन्वेंशन हुआ है, सभी ने कतार को तोड़ा है ना। जो एग्जिस्टिंग मोड ऑफ जो प्रैक्टिस है ना, लाइन है, उसको उन्होंने तोड़ने का कोशिश किया है। और ये तोड़ने का कोशिश करना हम लोगों का एक बहुत बड़ा ये होगा। और डेसिमल पर आपने मैं कहूँगा कि आप एक बार और भी थोड़ा सा इस पर कीजिए, और इसी तरह से एलएम के हिस्ट्री को भी पर भी एक लाइए, है ना। एलएम का भी इनका, चूंकि एलएम के विषय, एलएम पोटेंसी 50 मिलिस्मल पोटेंसी के विषय में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी ज्यादा है अभी होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स के बीच में। मैक्सिमम प्रैक्टिशनर्स 50 मिलिस्मल पोटेंसी यूज नहीं कर रहे हैं मार्केट में सभी जगह, इसलिए मिल भी नहीं रहा है ना। नहीं मिलने का पीछे कारण भी है कि प्रैक्टिस उसे खरीदने वाले नहीं है, तो क्यों रखे। कुछ ही लिमिटेड पटना में, तो कुछ ही लिमिटेड, और पटना में मैं देखता हूँ कि पूरे बिहार से लोग एलएम पोटेंसी लेने के लिए पटने में आते हैं। यहाँ तक कि ऑनलाइन ये मंगाना पड़ता है, हम लोग को भी वेस्ट बंगाल से ही मंगाते हाँ, हैं। हम लोग तो हैप्को से मंगा लेते हैं, लेकिन हैप्को के यहाँ तो लाइन लगता है फिर 6 महीना। इंटरनेशनल से मंगवाइए। हाँ, 6 महीना। हाँ, इंटरनेशनल भी तो 3 महीना लगा ही देता है इंटरनेशनल। अच्छा। लेकिन एलएम का जो अच्छा जो है, तो आपको ये हैप्को का है। और इनका जो पहले था, जो पहला इन्होंने किया था, डॉक्टर आरपी पटेल। जी। हाँ, आरपी पटेल का जो एलएम पोटेंसी है, वो अब नहीं मिलता, क्योंकि आरपी पटेल खुद है नहीं, और उनके लड़के लोग उसका उतना, उनके बचे खुचे खाली उनका जो विरासत में मिला हुआ है उसी को यूज कर रहे हैं उनके लड़के लोग। वहाँ पर कोई नया एडिशन उनके लड़के लोगों ने नहीं किया है। उनकी किताबें अभी भी, आप अगर कोई आरपी पटेल की किताब लेना चाहेंगे तो बहुत ही पुराने हालत में मिलेगा, नया पब्लिकेशन सर नहीं यही मिलेगा। हाल सर यही हाल डॉक्टर एसपी देके सर का किताबों का भी हुआ, मिल ही नहीं रही हाँ, उनकी किताब। पुराने ऑथर के नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग में क्या है कि अब पढ़ने का ट्रेंड भी इतना कम हो गया है ना, कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है। मैं तो अभी पढ़ना नहीं चाहता। बीजैन से मेरी बात हो रही थी, कह रहे थे कि साल में हम लोग एलेंस की नोट जो है तो करीब करीब 20,000 छापते थे। कह रहे कि अब तो साल में 5,000 तक नहीं कोई बिक्री हो रहा है। जी सर, बहुत बुरा हाल है सर। ये जो नई जनरेशन है सर, किताब नहीं खरीदती नहीं खरीदते किताब, कुछ तो ऑनलाइन ले लेते हैं, कोई पीडीएफ वाला कॉपी खरीदते रहते हैं, इस जी चक्कर में रहते हैं। मैं तो पीडीएफ में पढ़ने से मेरे को बहुत सर, वो दिक्कत है। सेटिस्फेक्शन ही नहीं आता है पीडीएफ पढ़ने में। पढ़ना पलटना पलटाता ही नहीं है, पढ़ने का तो जी आदत सर, बनता ही जी नहीं है सर, मुझे। जी मैं तो सर। किताब बिना खोले हुए तो पढ़ ही नहीं पाता। जब तक सर हाईलाइट ना करे, अंडरलाइन ना करे, मजा नहीं आता पढ़ने का। मेरे को तो लगता है कि मैं, लोग कहेंगे कि ये तो पुराने पुराने लकीर के फकीर हो गए हैं, पुराने तरीके से ओल्ड मेथड में चलते हैं। तो चलो, जी हम सर। ओल्ड मेथड के हैं, लेकिन आदत अच्छी है, मेरी पढ़ने की आदत है। जी सर। हाँ, हाँ, हरि नारायण जी, आपने अच्छा बताया है। फादर मुलर का भी अभी ये सब लेटेस्ट है। हाँ, फादर मुलर है, फिर आपको, सेंट जॉर्ज। हाँ, सेंट जॉर्ज रहा है। इसके अलावा बी जैन ने भी बनाया, एसबीएल में भी आपको आ गया है
है ना, सर SPL में भी लेकिन अलग आने वाले वैकेंसी आ समय रही है, में आएंगे, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, है ना, आने वाले समय में आते जाएंगे। तो रोहित जी, आपका बहुत अच्छा रहा सेशन, थैंक यू और सो मच सर। इसके बाद फिर एक और कोई सेशन लेकर के आइए, मैं आपसे बात कर लूंगा। जी हम लोगों सर। का हिंदी सेशन अब समाप्त होता है, एंड जी सर। थैंक यू वेरी मच आज के इस प्रेजेंटेशन के लिए, और सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। नाउ ओवर टू डॉक्टर धनेश फॉर हिज इंग्लिश सेशन। You can take over the session now, Dr. Dhanesh.